कक्षा 10 के विद्यार्थियों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारा चल रहा था साइंस में चैप्टर नंबर 6 रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। देखिए बच्चों, इसमें यह टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है। उस दिन हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा ही था कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक कहलाते हैं और बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्रियाकारक और उत्पादों को सूत्र और प्रतीकों से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर आपको यह बताया था रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण में हिंदी में शब्दों में लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण में हम सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण, जैसे हमने एक समीकरण का उदाहरण लिया H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। जल कौन सी भौतिक अवस्था होती है? लिक्विड यानी कि द्रव। अब देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, N2 + H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बनाते हैं NH3, अमोनिया। यहां पर उत्प्रेरक काम में आता है Fe, लोहे का चूर्ण, Fe चूर्ण। N2 गैसीय अवस्था है, H2 गैसीय अवस्था है, NH3 ये भी गैसीय अवस्था है। संतुलित करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के 3 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ लगा देंगे 2, 2 3 6। अब नाइट्रोजन अपना आप ये 2 हो ही गया। अब आप ये दोनों समीकरण को देख करके ये बताओ क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त हो रही है रासायनिक समीकरण से। तो पहला तो हमें क्रियाकारक और उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्रियाकारक व उत्पाद या उत्पादों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन से तो इसमें क्रियाकारक है, कौन कौन से उत्पाद है, ये हमें पता चलता है। सेकंड, दूसरी जानकारी क्या प्राप्त हो रही है कि ये जो अभिक्रिया है इसमें क्रियाकारक और उत्पाद किस अवस्था में है, अर्थात पदार्थों की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो, अवस्था के विषय में जानकारी। तो दूसरी जानकारी प्राप्त हो गई पदार्थों की अवस्था के बारे में कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। तीसरी चीज, अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए कौन से उत्प्रेरक की जरूरत है, कितने ताप और दाब की आवश्यकता है, ये भी हमें पता चलता है। जैसे इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, ये अमोनिया बनाने की हेबर विधि है, तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है? Fe। तो एक हमें पता चलता है उत्प्रेरक ताप व दाब के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। नंबर 4, अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी है या ऊष्मशोषी है, इसके बारे में पता चलता है। एक ही साइड का एरो अगर इस तरह से एरो है एक साइड, तब तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है? अनुत्क्रमणीय। कौन सी? अनुत्क्रमणीय। और अगर इस तरह का चिन्ह है तो हो गई उत्क्रमणीय। तो हमें यह पता चलता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 5वां पॉइंट, क्या पता चलता है हमें
अगर यहाँ पर प्लस ऊष्मा लिखा होता, जैसे इसमें प्लस ऊष्मा है, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, अमोनिया बनाने की जो हेबर विधि होती है इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। क्योंकि पहले बताया था अगर दाहिनी ओर प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है तो समझ जाओ प्लस ऊष्मा का मतलब क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी, और माइनस ऊष्मा का मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी। तो यहां पर हम देखते हैं ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी की जानकारी प्राप्त होती है। तो रासायनिक समीकरण से हमें ये जानकारियां प्राप्त होती है, इनको कहते हैं रासायनिक समीकरण की विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। सीमाएं मीन्स कमियां, क्या क्या जानकारियां प्राप्त नहीं होती रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण से दो चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। रासायनिक समीकरण से दो चीजों के बारे में पता नहीं चलता हमें, एक तो सांद्रता का और दूसरा समय का। कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में भाग ले रहा है, एक तो ये पता नहीं चलता, अर्थात सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ये पता नहीं चलता। और दूसरा हमें ये पता नहीं चलता कि इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लग रहा है, तो टाइम के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। सीमाएं, लिमिटेशंस। तो क्या क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती, एक तो सांद्रता, इसके बारे में पता नहीं चलता रासायनिक समीकरण से। दूसरी चीज समय, कौन सी अभिक्रिया कितने समय में संपन्न हो रही है, ये भी हमें रासायनिक समीकरण से जानकारी नहीं मिलती। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। अब हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, कितने प्रकार की होती है, इनको उदाहरण सहित हम एक एक करके समझेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि लेसन का नाम कहां से शुरू हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब मुख्य चैप्टर के जो मुख्य टॉपिक है वो ये है रासायनिक अभिक्रिया। देखो बच्चों, आपको दो तरह के परिवर्तन स्टार्टिंग बताए थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया या ऐसा प्रक्रम जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उस प्रक्रिया को या प्रक्रम को कहा जाता है रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हो गई, वह प्रक्रम जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, वह प्रक्रम जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके प्रकार अब देखते हैं अपन। सबसे पहला प्रकार है संयोजन या योगशील या संयुग्मन। देखिए कितने नाम है इसके, सबका मतलब एक ही है, अभिक्रिया। कितने नाम है, तीन नाम है इसके। संयोजन मतलब संयोग करना, योगशील मतलब जुड़ना, संयुग्मन मतलब संयुक्त होना। तीनों का मतलब एक ही है, एक ही वर्ड के तो ये पर्यायवाची है, अर्थात तीनों का शाब्दिक अर्थ हुआ जुड़ना। आई बात समझ में।
जैसे 2 + 2 4, 3 + 4 7, इसी तरह का इस अभिक्रिया में होता है। यानी कि इसमें भाग लेने वाले पदार्थ 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, परंतु बनने वाला पदार्थ एक होगा। इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। तो क्या परिभाषा हुई? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए पढ़ते हैं इसको। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो जितनी भी अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ रहे होते हैं वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बहुत सारे उदाहरण संभव है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं। पहला H2, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। चलो सबसे सिंपल C+O2 CO, ना कोई संतुलित का झंझट, आराम से हर बच्चा याद कर सकता है, हर बच्चा उदाहरण दे सकता है इसका। दुनिया के सबसे सिंपल समीकरण है C+O2 CO2, कार्बन को जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयुक्त हो गए, 2 पदार्थ संयुक्त हो गए, बना एक पदार्थ। है बात समझ में? तो इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। और देखिए Mg+O2 क्या बना? MgO। अब कई बच्चे सोचते हैं कि O2 था ये तो एक ही और रहेगा। अरे भाई ये संयोजकता का चक्कर है जो नवी क्लास में आपको पूरी डिटेल के साथ बताया था मैंने। अभी भी आपको किसी दिन सेंड कर देंगे उसके जो मूलक लिखाए हुए थे ना, धनायन और ऋणायन, उनको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो Mg की संयोजकता होती है 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता भी होती है कितनी? 2। तो 2 से 2 हट जाएगा, सूत्र बनेगा MgO, राइट। तो Mg+O2 MgO। अब इसको संतुलित करना है लेकिन, क्योंकि एक कंकाली समीकरण है, O2 यहाँ पर, O यहाँ पर, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब Mg हो गए 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, होगी संतुलित। और देखो C2H4 एथीन, C2H4 किससे अभिक्रिया कराई? हाइड्रोजन से। क्या बना? ये एथीन है, जो आपने हाइड्रोकार्बन के अंदर पिछले चैप्टर 8वें में खूब पढ़ी थी, अच्छी तरीके से समझाई थी आपको। तो C2H4 एथीन है, हाइड्रोजन से इसका संयोग होगा, क्या बन जाएगा? C2H6, अर्थात एथेन बन जाएगा। तो एथीन में हाइड्रोजन का योग होने से एथेन बन जाता है, इसलिए ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो देखा 3 उदाहरण मैंने दिए, और भी बहुत तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे HCl + NH3 = NH4Cl। ठीक है, चलो इसको भी दे देते हैं, सिंपल एग्जांपल है। HCl + NH3 NH4Cl। HCl + NH3, H जो ये H है ये यहाँ पर प्लस हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया H4, NH4 और Cl आपका Hg जाएगा। तो इन सभी अभिक्रियाओं में आप देख रहे हो 2 पदार्थ 2 पदार्थ 2 पदार्थ 2 पदार्थ
आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन बन कितना पदार्थ रहा है, एक एक एक। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। ओके, अगली अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया संयोजन की जस्ट अपोजिट है, ये विलोम है। संयोजन में दो पदार्थ जुड़ करके, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो अपघटन, इसका दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। ओके, अपघटन या वियोजन। अपघटन मीन्स टूटना। अपघटन का अर्थ क्या है, टूटना। और जब भी कोई चीज टूटेगी तो एक से ज्यादा चीजें बनेगी, कम से कम तो दो है ही, ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो अपघटन का अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जस्ट उल्टा है किसका, संयोजन का ही। अर्थात इसमें एक क्रियाकारक टूटता है और दो या दो से अधिक क्रियाफल बना लेता है, ऐसे अभिक्रिया कहा जाता है अपघटन। जैसे संकेत रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी उदाहरण नहीं दे रहे हैं। एक यौगिक है कौन सा, ए बी, ठीक है, और ए बी ने मिलकर के टूट करके बना लिया ए और बी। तो यहाँ पे तो साथ साथ थे दो तत्व, यहाँ अलग अलग हो गए, तो ये वियोजन कहलाता है। तो वियोजन यानी अपघटन, अपघटन मीन्स टूटना। जब भी कोई क्रियाकारक, एक क्रियाकारक दो या दो से अधिक क्रियाफलों में या उत्पादों में टूटता है, तो ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अभी अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज आपको इतना ही करना है, समझना है। ठीक है, और आज आपका जो पिछला चैप्टर खत्म हुआ था 8वां कार्बन और उसके यौगिक, उसका होमवर्क भी आपको सेंड किया जा रहा है। ठीक है, पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसके वो सेंड कर देंगे, उनमें HW लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। कई बच्चों के मेरे पास आए थे कि सर होमवर्क में क्या करें, वैसे मैंने पहले बताया था। तो आज आपको सेंड कर देंगे और जिसमें HW लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।